हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। कब से चलेगी क्लास? बस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ सभी लोग, शेयर कर दीजिए आज की क्लास को। हाँ, सभी लोग शेयर कर दीजिए आज की क्लास, क्योंकि पब्लिक है, आप सभी को पता है। आज मॉडल पेपर 13 हम देखेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। ओके जी, स्टार्ट करें अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज की क्लास है हमारी जो हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर 13। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा और लास्ट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका आज की क्लास जो 125 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, कितना सही आंसर किया आपने। ठीक है, राधे राधे सभी को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। स्टार्ट करेंगे अब यहीं से। कैसिन पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा कैसिन? पहला है दूध में, दलिया में, दाल में या फिर चावल में? हाँ, केसिन की बात की जा रही है। गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसिन आपने सभी ने पढ़ा है, जब हमने मिल्क को पढ़ा था, मिल्क के संगठन को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया क्लास में। वहां पे आपने पढ़ा कि ये जो केसिन होता है, केसिन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है ना, केसिन क्या है? प्रोटीन है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो आपको बता देना है, मिल्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है। बुद्धि का जो एक तत्व है, ये सिद्धांत किसने दिया है? पहला स्पीयरमैन ने, बंघिम ने, टर्मन ने, अल्फ्रेड बिने ने। आपने पढ़ा होगा एक बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, आपको यही बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ, केसिन मिल्क का है। ओके, केसिन और ओसिन में अंतर है ना? ओसिन कहाँ पाया जाता है? बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? आपको बता देना है इसमें कौन सा है। ऑप्शन आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। इसमें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्जीमोन का तेल। और ये जो आर्जीमोन तेल होता है ना, ये क्या है? निम्न क्वालिटी का तेल होता है। इससे होता क्या है? लेथरिज्म हो जाता है। ठीक है ना, लकवा जैसी बीमारी हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। 4 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक स्वास्थ्य आपने पढ़ा है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल हमने क्लास में पढ़ी है। पूरा A to Z हमने पढ़ा है। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है नेट इशू हो। अच्छा, अगर आपने पब्लिक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिंक शेयर कर दिया जाता है तुरंत। तो कभी कभी होता है कि नेट इशू होने की वजह से आपको प्रॉपर टाइम पर लिंक या फिर जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाता है। अगर आप पब्लिक टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आपको यह बताना है, योजना आयोग ने या फिर मुदलियर कमेटी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने या फिर भोर कमेटी ने? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाली कमेटी का नाम बताना है। अभी प्रीवियस को उठा करके देख लीजिए आप, यहां से भोर कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भोर कमेटी क्या है। ओसिन पाया जाता है बोन्स में, बहुत बढ़िया। ओसिन पाया जाता है, हमारी हड्डियों का प्रोटीन है ओसिन। और केसिन पाया जाता है मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। किसने बताया है? क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भोर कमेटी। और यही क्वेश्चन आपसे प्रीवियस में पूछा गया कि भोर कमेटी क्या है। तो आपको बता देना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाली जो कमेटी है उसे हम भोर कमेटी के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। देखिए, जब आप नाड़ी की गति की बात करेंगे और हार्ट बीट की बात करेंगे, दोनों चीज में अंतर है। ठीक है, शिशु की नाड़ी की गति यहाँ पे पूछी जा रही है, आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। 70 से 80 पर मिनट होता है या फिर 90 से 100 दिया है, 100 से 120, 120 से 150 होता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आंसर गलत कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हृदय के दर की बात की जाएगी, जब हृदय जो हार्ट बीट है उसकी बात की जाएगी, तो यहाँ पे अलग रेंज आपको देखने को मिलेगा, और जो नाड़ी की गति है यहाँ पे ये चीज अलग रेंज दिया गया है। दोनों में आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा अंतर है सिर्फ दोनों में। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। भाई कैसे ए हो जाएगा, 70 से 80 होता है क्या? नाड़ी की गति पूछी जा रही है। अच्छा, बार बार भूल जाते हो तो इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाड़ी की गति, तो आपको ध्यान रखना है 120 से लेकर के 150 होता है। ठीक है, और जब भी बच्चों की हृदय गति की बात की जाएगी, हार्ट बीट, ये कितना होता है, 120 से लेकर के 140 होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कम है, जो हार्ट बीट है ये कम है, और जो नाड़ी की गति है ये ज्यादा है। सिर्फ इतना चीज आपको क्लियर कर लेना है बस। अगला है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? पहला है प्रेशर कुकिंग, दूसरा है स्टूइंग, उबालना, या फिर बेकिंग है। जब आपने भोजन फूड को पढ़ा था, हमारा एक टॉपिक है पूरा प्रॉपर तरीके से पाक कला करके, आपने उसको पढ़ा था। वहां पे हमने भोजन बनाने की विधियों को जब डिस्कस किया तो आपने वाटर के थ्रू पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? वाटर में आपने स्टूइंग पढ़ा है, इसके साथ ही साथ आपने वहाँ पे बॉइलिंग पढ़ा था, सिमरिंग पढ़ा था। 3 प्रोसेस आपने पढ़ा था, बॉइलिंग, सिमरिंग एंड स्टूइंग पढ़ा था। सीधे सीधे पूछा जा रहा है वाष्प के प्रेशर से, यहाँ पे दबाव की बात की गई है, प्रेशर की बात की गई है। और जब भी प्रेशर की बात की जाती है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकिंग। देखिए, स्टूइंग दिया है, स्टूइंग भी आपके वाटर का ही मेथड है। जब आपने वाटर पढ़ा था तो हमने सिमरिंग को पढ़ा, स्टूइंग को पढ़ा, तो ये दोनों मेथड भी उसी में आ जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया है प्रेशर, और प्रेशर की बात पूछी गई है, इस वजह से वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, देना चाहिए। पहला है 3 माह की आयु से, दूसरा दिया है 5 माह। हाँ, बताते रहेंगे सभी लोग। 125 क्वेश्चन का सीरीज होता है हर संडे को, आप सभी को पता है। सप्लीमेंट्री डाइट जो आप देते हैं बच्चों को, ये कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, ए और बी में बिल्कुल आपको डाउट ही नहीं है, ए बी में डाउट ही नहीं है। आवाज घों घों कर रही है, अच्छा एक बार चेक करवाते हैं। हाँ, अभी चेक करिए क्या ठीक है आवाज? अभी ठीक है? क्या हो जाएगा, देखिए जब 4 और 6 माह दोनों दिया रहे ना, तो हम हमेशा किस पे लगाएंगे, आंसर आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, और जब जब यहाँ पे 4 और 6 दोनों माह लिखा रहे, तो आपको बता देना है क्या होगा। इस कंडीशन में हम 6 माह को ही सही मानेंगे, ठीक है ना। वैसे आपका ये क्वेश्चन जो है वो 4 माह भी सही माना गया है, 6 माह भी सही माना गया है। यहाँ पे हम 6 माह को सही मानेंगे। अगला है, वसा पर पाचन क्रिया करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? जो फैट है, फैट पर पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? आप सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही ये क्वेश्चन उठा है। यहाँ पे अमाइलोटिक एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लाइपोलिटिक एंजाइम होता है, अमाइलेज होता है। सीधे पूछा गया है जो फैट का पाचन करता है, फैट के पाचन करने वाले एंजाइम को हम क्या कहेंगे? देखिए, जो अमाइलोटिक एंजाइम होता है ये कार्बोज का पाचन करता है। प्रोटियोलाइटिक क्या करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीधे लिखा गया है लाइपोलिटिक। जहां पे लाइपो शब्द इस्तेमाल किया जाए,
आपको नहीं भी पता रहे ना तो भी आप हमेशा फैट की तरफ ही ले जाएंगे। यहाँ पे लाइपोलिटिक लिया गया है और लाइपोलिटिक का मतलब होता है कि फैट पर पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। अमाइलेज लिया गया है, अमाइलेज का पाचन किसका करता है, तो आप सभी को पता है अमाइलेज जो होता है ये कार्बोज का पाचन करता है। ठीक है, अमाइलेज क्या है, कार्बोज का पाचन, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसका पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है। आवश्यक खनिज लवणों की संख्या पूछी गई है। कहने का मतलब यहाँ पे आपसे मिनरल पूछा गया है कि कितने मिनरल की आवश्यकता होती है हमें हेल्दी बनाने के लिए या फिर हमारा हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए। 18 है, 20 है, 22 है या फिर 24 है, बताइए। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दूसरा आपसे अमीनो एसिड पूछा जाता है कि कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है या फिर अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। दोनों पॉइंट को आपको क्लियर कर लेना है। जब भी मिनरल आपसे पूछा जाएगा, मिनरल का मतलब खनिज लवण होते हैं जो कि हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं लेकिन ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं और इस वजह से हमें 24 प्रकार के मिनरल की जरूरत होती है। आप सभी ने 24 प्रकार का मिनरल पढ़ा है, उसके नाम को भी पढ़ाया गया है। और जब भी अमीनो एसिड की बात करी जाती है तो यहाँ पे 20 प्रकार के अमीनो एसिड पढ़ते हैं आप, जिसमें असेंशियल होता है, नॉन असेंशियल होता है एंड सेमी असेंशियल होता है। आपने क्लास में इसको भी क्लियर किया है। जब भी अमीनो एसिड पूछा जाएगा आप 20 बताएंगे, जब भी आपसे मिनरल पूछा जाएगा 24 बताएंगे। अमीनो एसिड को आपने डिवाइड किया है 3 पार्टों में और जब आप मिनरल पढ़ते हैं 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो आप पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का है, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है, आपको बताना है। क्या ये रासायनिक है, अवशोषक है, घोलक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। चिकनाई का जो धब्बा होता है इसको छुड़ाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे इनमें से। हाँ, सभी लोग शेयर करेंगे आज की क्लास को, बिल्कुल। आपने ड्राई क्लीनिंग पढ़ा है टेक्सटाइल में, बहुत अच्छे से पढ़ा है। किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में, आपने पढ़ा है। सीधे पूछा गया है, फैट वाला धब्बा है, कोई ऑयली धब्बा है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा अवशोषक का इस्तेमाल किया जाता है। अब अवशोषक में क्या आ जाता है, जैसे फुलर अर्थ हो गया या फिर ब्रान है, चोकर है, टेल्कम पाउडर है, ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करी जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, अवशोषक के नाम से जानते हैं। अगला है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ईर्ष्या बच्चों में उत्पन्न किस एज में हो जाता है, 1 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में, 1.5 से 2 वर्ष में या फिर 2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तभी दे पाएंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप क्या किए होंगे, आपने संवेगात्मक विकास पढ़ा है ना, इमोशनल डेवलपमेंट आपने पढ़ा है, वो चीज आपका क्लियर होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं कि बालकों में जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की भावना किस स्टेज में उत्पन्न हो जाती है। बहुत बढ़िया, किस स्टेज में, बहुत अच्छा। कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। देखिए जब बच्चा 1.5 से लेकर के 2 वर्ष का होता है ना, इस स्टेज में बच्चों में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किस अवस्था में, तो आपको बताना है 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में। आपने इमोशनल डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन देखना है, एक बार आप उस टॉपिक को, पीडीएफ को उठा करके देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट कब डेवलप हो रहा है बच्चों में, तो वो 1.5 से 2 वर्ष की स्टेज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं। आपने जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने 3 प्रकार का पढ़ा है। ठीक है, एंडोमार्फिक होते हैं, मेसोमार्फिक होते हैं, एक्टोमार्फिक होते हैं। यहाँ पे आपसे एंडोमार्फिक पूछा गया है। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व कैसे होते हैं, दुबले और लंबे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं या फिर छोटे और मोटे होंगे, बताइए कैसे होंगे। इतनी कम उम्र में मेघा सैनी जी, अच्छा 1.5 से 2 वर्ष का बेबी है। ठीक है, अब उसी के सामने उसकी माँ की गोद में किसी दूसरे बच्चे को लाके डाल दीजिए, देखिए आप क्या हाल करता है वो बच्चा। ठीक है ना, ईर्ष्या है, ईर्ष्या, टच नहीं करने देगा, बैठने की तो बात दूर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, कैसे होते हैं, अंडे की तरह छोटे, बिल्कुल मोटे गोल जैसे होंगे। ठीक है ना,
अगला है एंडोमार्फिक की बात करी गई है। एक्टोमार्फिक, देखिए एक्टोमार्फिक जो होते हैं ना वो दुबले पतले होते हैं, मेसोमार्फिक सबसे परफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे एंडो दिया गया है तो आपको बता देना एंडो का मतलब हो जाएगा कि छोटे और मोटे होंगे। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है, किस पर करी जाती है? ऊनी वस्त्रों पर, सूती पर, रेशमी वस्त्रों पर या फिर कृत्रिम वस्त्रों पर की जाएगी। मर्सराइजिंग परिचर्या जो फिनिशिंग है वो किस पर की जाएगी? अच्छा, आप लोग इस चीज को एक बार अगर आपके आसपास में 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा है तो उसके साथ करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना, गोलू मोलू होंगे, बिल्कुल सही है। अब देखिए मर्सराइजिंग जो फिनिशिंग है ना ये किस पे की जाती है? सूती वस्त्रों पर की जाती है मर्सराइजिंग फिनिशिंग। क्यों की जाती है? क्योंकि आप सभी को पता है जो कपास होता है, जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, उनमें प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक चमक को बढ़ाने के लिए, उनकी मजबूती को बढ़ाने के लिए, अवशोषक क्षमता को बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग फिनिशिंग करी जाती है। अगला है निकिल डार्सी के अकॉर्डिंग मानवीय साधन, अमानवीय साधन कौन से हैं? आपने प्रॉपर तरीके से ये भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि जो निकिल एंड डार्सी हैं, ग्रास एंड केंडल हैं, इन्होंने कौन से संसाधन को मानवीय अमानवीय माना है? आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। समय है, शक्ति है, भावनाएं है, योग्यता है। बताइए क्या हो जाएगा? अमानवीय साधन। देखिए जब आप समय को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 मुख्य नाम आते हैं, एक तो ग्रास एंड केंडल आता है, दूसरा निकिल एंड डार्सी आता है। निकिल एंड डार्सी ने समय को क्या माना है? नन ह्यूमन डेवलपमेंट, कहने का मतलब है अमानवीय साधन। यहीं पर ग्रास एंड केंडल ने क्या माना है? ह्यूमन डेवलपमेंट माना है, मतलब ह्यूमन रिसोर्समेंट माना है, ह्यूमन रिसोर्स माना है। सीधे बताना है निकिल एंड डार्सी ने समय को अमानवीय संसाधन कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है सेन्फोराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद क्या होगा? सेन्फोराइजिंग क्या है? आपने पढ़ा है। अच्छा, जब आपने फिनिशिंग पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने 2 प्रकार की फिनिशिंग पढ़ी है, एक तो मैकेनिकल पढ़ा है, एक तो केमिकल पढ़ा है। अब मैकेनिकल एंड केमिकल को भी डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेन्फोराइजिंग जो है ये जो हम करते हैं कपड़े पर, जो सेन्फोराइजिंग एक तरीके का प्रमाण पत्र होता है, ये जिस भी कपड़े पर दे दिया जाता है वो धुलने के बाद कैसा होगा? रंग नहीं छोड़ेगा या फिर फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं या फिर खींचेगा नहीं। तो सेन्फोराइजिंग क्या करता है? ये पूरा का पूरा जो भी कपड़े पे इसका प्रमाण पत्र लग जाता है, ये एक तरीके का प्रमाण पत्र होता है, वो कपड़ा कभी सिकुड़ता नहीं है। सेन्फोराइजिंग धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। अगला है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वातावरणीय स्वच्छता की, शारीरिक स्वच्छता की, इनमें से किसी की नहीं या फिर दोनों की? आपको इसका आंसर बताना है। सेफ और कैट, बहुत बढ़िया जी। ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है तो अपना अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग भी, ठीक है। अब उस उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है वातावरण के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता, दोनों की आवश्यकता होती है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेयान रेशा जो है इसके लिए जब इसका निर्माण किया जाता है तो इसमें जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो कौन सा होता है? ऊन एवं रेशम होगा, रेशम एवं कपास है, जूट एवं लिनन है, कपास एवं बांस होता है। बताइए। रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता देना है इनमें से। अच्छा, कपास एवं बांस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कपास एवं बांस का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। देखिए 27 और 28 तारीख को जिन भी बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू प्रैक्टिस टेस्ट जो स्टार्ट हुआ है जिसमें मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है, 499 में है। और अगर आप कोई सा भी न्यू बैच स्टार्ट करना चाहते हैं जो भी नया 2023-24 वाला स्टार्ट हुआ है तो वो भी आपको 1399 में मिल जाएगा। तो ये है ऑफर 27 और 28 अगस्त के लिए है, ठीक है। आज और कल के लिए है, जिनको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। चलिए अगला है
रेयॉन रेशो के लिए आपने देख लिया कपास एवं बांस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? क्या कृंतक कहते हैं, केंद्रीय कृंतक कहते हैं, या फिर प्रीमोलर होता है या फिर मोलर होता है? आपको ये बता देना है, ठीक है। हाँ बताइए। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधे बताना है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले जो दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? केंद्रीय कृंतक होते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं? केंद्रीय कृंतक कहलाते हैं। अगला है प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पहला है घरेलू प्रशासन, दूसरा है घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र है, या फिर गृह कला है? आपको ये बता देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था क्या? घरेलू प्रशासन, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, या फिर गृह कला कहा जाता था? आपको इसका आंसर बता देना है। जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे भाई। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसे हम घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, अगर आप 2-3 महीने नहीं सॉल्व करते हो ना तो ऐसे क्वेश्चन माइंड से आउट हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें सेम सेम लगती हैं। तो कहीं पर अगर आप इन सारी चीजों को लिख लेते हैं ना, एक एक बार भी अगर महीने में एक बार भी आपकी निगाह इस पे पड़ जाएगी तो कभी आप भूलोगे नहीं। घरेलू अर्थशास्त्र कहते थे। एंजल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है क्या होता है? भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है, भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घट जाता है, भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। अच्छा, आप सभी ने एंजल का लॉ देखा है, एंजल का नियम देखा है। इन्होंने क्या बात कही है? इन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं बताया है, तो आपको बता देना है कि इन्होंने एक बात नहीं बताई है, बचत की बात नहीं करी है। इसी वजह से इनकी जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा मतलब उसकी थोड़ी सी अवहेलना करी गई है, क्योंकि बचत मेन पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, जो भोजन का खर्चा होता है वो क्या होता है? मात्रा में हमेशा चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सीधे पढ़ा है कि जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वो सबसे ज्यादा खर्चा अपने भोजन पर ही करते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला है गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है, क्या है? आपने प्रीनेटल देखा है एंड पोस्टनेटल देखा है, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी की बात करी गई है, पोस्ट का मतलब डिलीवरी होने के बाद की स्टेज की बात करी गई है। तो यहाँ पे देखिए गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था पूछी गई है, कहने का मतलब है प्रीनेटल आपसे पूछा जा रहा है। डिंबावस्था है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, भ्रूणावस्था है, बीजावस्था है। बताइए, अब अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा ना, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाला जो बच्चों का पहला दांत होता है वो केंद्रीय कृंतक होता है, ठीक है ना। हाँ, केंद्रीय कृंतक होता है, सही है 18 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है, क्या है? देखिए बीजावस्था और डिंबावस्था एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ए के साथ जो डी दिया गया है ना, ये पहली स्टेज होती है। इसी को हम बीजावस्था कहते हैं, डिंबावस्था कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जाइगोटिक पीरियड, जर्मिनल पीरियड, सारे नाम इसी के हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये आपकी तीसरी स्टेज होती है। और देखिए भ्रूणावस्था जो एम्ब्रॉय पीरियड होता है ये दूसरा स्टेज होता है। तो सीधे बताना है गर्भकालीन विकास की द्वितीय भ्रूणावस्था है, आपको ये बताना है एम्ब्रॉय पीरियड है। 22 है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी कुछ विशेषताएं होती है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। आपको ये बता देना है विकास का डेवलप कैसे होता है, ठीक है ना।
हाँ बताते रहिए। अरे राधा वर्मा जी, बूस्टर में भी है, अगर आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है आपको बताना। बहुत बढ़िया, जल्दी से 22 को एक बार ध्यान से देखिए। बहुत बहुत गलत आंसर कर रहे हो भाई, ये सही नहीं है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पे कौन सा कथन असत्य है। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास क्या है, जब से हम गर्भ में आते, मतलब कि जब से जो है स्पर्म एंड ओवम मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब से हमारा विकास शुरू होता है और मृत्यु तक विकास होता है। अविराम प्रक्रिया है, सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे असत्य कथन दिया गया, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। क्या ये सही है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, कहने का मतलब ए वाला आप सही लगाओगे। अगला है, शरीर को ऊर्जा ना देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर को ऊर्जा ना देने वाला पोषक तत्व है। भाई अगर आप लोग हमारे पब्लिक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ। वहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है रामजीत करके, अभी उनका नाम, उन्होंने अपना नाम शायद मेंशन नहीं किया है। आजकल बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा क्विज चल रहा है, तो आप सभी लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और मैं रामजीत को थैंक यू बोलूंगी कि आप इतना बढ़िया बढ़िया क्विज करवा रहे हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला पोषक तत्व है, क्या है? क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज है? देखिए ना देने वाला पूछा गया है, क्या हो जाएगा? मिनरल हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उस मनोवैज्ञानी को पहचाने जिसने कहा है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकता है। कौन सा हो सकता है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हो सकता है। रॉस ने कहा है, जरसील्ड ने कहा है, विंग और हंट ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। अभी देखिए हम लोग जल्दी में किशोरावस्था को पढ़े हैं, जल्दी में हमने किशोरावस्था को पढ़ा और इस टॉपिक पर हमने बड़ा फोकस किया था क्लास में भी कि ये परिवर्तन जो है केवल एक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ठीक है ना। केवल एक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, क्या है? तो आपको बता देना है, ये डेफिनेशन दिया है विंग और हंट ने। इन्होंने केवल एक शब्द बोल दिया, किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है, बस, फुर्सत। अब परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं आप सभी जानते हैं। अगला है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बना था? किस वर्ष में अनिवार्य विषय बना था ये बताना है। 1945 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में आपको इसका आंसर बताना है। 25 का आंसर क्या होगा? ठीक है ना। हाँ, विंग और हंट ने कहा था, ठीक है। हाँ, 25 का आंसर बता, बढ़िया जी। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य सब्जेक्ट बना था? ठीक है, अनिवार्य की बात करी गई, कब बना था? 1965 में बना था, ठीक है। अनिवार्य कब बना था? 1965 में। 26 है, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? ऊनी वस्त्रों को धोने का पहला दिया है, हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, धोने की मशीन पाउडर और पानी से, शुष्क धुलाई विधि से। आपको ये बता देना है, ठीक है। अब देखिए ऊनी वस्त्रों को धोने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ये होता क्या है कि हम शुष्क धुलाई का इस्तेमाल करें, जो भी हमारे पास काफी महंगे महंगे होंगे, ठीक है ना। जो भी है काफी हमारा जो भी महंगे महंगे कपड़े होते हैं उनको हम कैसे धुलते हैं? ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो ये जो ऊनी वस्त्रों है इसका भी सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? ड्राई क्लीन करवा लेना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है काला रंग प्रतीक होता है। अच्छा, क्यों ड्राई क्लीन होता है? क्योंकि फर वगैरह होते हैं और अगर हम नॉर्मल तरीके से घर पे ही धुलते हैं तो देखते होंगे आप, जब हम नॉर्मल तरीके से अपने घर पर अपना स्वेटर वगैरह धुलते हैं, अगर उसमें फर है तो वो फर खराब हो जाता है। ठीक है, आप 1-2 बार धुलेंगे वो फर अपने आप से खराब हो जाएगा। काला रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक होता है? त्याग का, शक्ति का, दुख का, प्रसन्नता का। ठीक है, और वहीं पर जब आप उन्हीं वस्त्रों की ड्राई क्लीनिंग करवा लेते हैं तो जो फर वगैरह होता है वो पहले जैसा एकदम नया नया सा बना रहता है। सिर्फ इतना सा अंतर है। काला रंग प्रतीक होता है किसका? दुख का प्रतीक होता है काला रंग। अगला है निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% इसमें कार्बन है, 23 से 24% ऑक्सीजन है, 16% नाइट्रोजन है, 7% हाइड्रोजन है, 4% सल्फर है। किसका है? कपास का, रेशम का। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जी। देखिए यहाँ पे क्या है पूछा गया है, 49 से 50% कार्बन है, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर। आप लोग भूल कर भी इसका आंसर गलत नहीं देंगे क्योंकि ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऊन में क्या होता है? 4% सल्फर पाया जाता है। ठीक है, 16% नाइट्रोजन जो दिया गया है। ठीक है, इसके लिए कुछ बच्चे रेशम बता रहे हैं बट यहाँ पे रेशम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4% सल्फर दे दिया गया है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार होते हैं किसके? क्या ये एकल विवाह का प्रकार है, प्रायोगिक विवाह के प्रकार है, बहुविवाह के हैं या फिर समझौता विवाह का है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 29 की बात करें अगर हम तो आपको बता देना ये सारे विवाह बहुविवाह के अंतर्गत ही आएंगे। बहुपति, बहुपत्नी, ये सब बहुविवाह के अंतर्गत हैं। कौन नहीं, आपसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? क्या फुलकारी पंजाब, दूसरा है मुर्री लखनऊ, कसूती कर्नाटक, कांथा हरियाणा। बताइए इसमें क्या सुमेलित नहीं है? कौन सी जगह मैच नहीं हो रहा है या फिर कौन सी कढ़ाई मैच नहीं हो रही है जगह से? फुलकारी पंजाब, मुर्री एक तरीके का यहाँ पे जो है कढ़ाई का धागा होता है। ठीक है ना। लखनऊ, कसूती कर्नाटक है, कांथा हरियाणा ये मैच नहीं है, डी वाला सही है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? पहला है भूनने से, तलने से, वाष्प के द्वारा, उपयुक्त में से, सभी से। ठीक है ना। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक के साथ साथ सुपाच्य है? सुपाच्य, भूनने से, तलने से। देखिए इससे पौष्टिक ये स्वादिष्ट तो हो जाता है बट बहुत सारे पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं, सुपाच्य भी नहीं होता है। वाष्प सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। 32 है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा है? ये किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा, H.J. आइसेक ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, E.B. हरलाक ने कहा है। बताइए ये डेफिनेशन किसका है? और सभी को डेफिनेशन का PDF मिल गया है। आप सभी लोग चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो एक्सटेंशन का हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, सबका आपको जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट उसका PDF मिल गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको रटना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। यहां पे बताना है क्रो एंड क्रो ने कहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। 33 है त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्य से कर्ण पर काटकर बना दिया जाता है, जिसकी माप होती है, कितनी होती है? 16 से लेकर के 20 इंच होगा, 26 से लेकर 30 इंच है, 36 से लेकर के 40 इंच होता है या फिर 46 से लेकर के 50 इंच होता है। त्रिकोणीय पट्टियों को किसके लिए? गलपट्टी के लिए। ठीक है ना। आपको बता देना है ये कितने इंच का होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? 36 से लेकर के 40 इंच। बहुत अच्छा।
अगला है 34 है, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्य अवस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही स्वास्थ्य है। किसकी परिभाषा है ये परिभाषा जरूर से जरूर पूछी जाती है आपसे, आपने देखा होगा प्रीवियस को उठा करके। तो हेल्थ से भी एक डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, J.F. विलियम का है या फिर F.E. लिंडर का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, E.B. एड्डी का है। देखिए, जब भी केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ना देख करके मानसिक के साथ सामाजिक स्वास्थ्य की बात करी जाएगी, वो घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से पूछा जाए वो हमेशा WHO के अकॉर्डिंग ही होगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? अच्छा, जो हमारे किचन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं ना, इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इक्विपमेंट से एक क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो कुकर के अदर पार्ट से लेकर, चाहे वो रेफ्रिजरेटर को, चाहे वो ओवन को लेकर के पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बनता है जो हम यूज करते हैं अपने किचन में इक्विपमेंट। ठीक है, तो उसको भी जरा सा आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को कंट्रोल करता है? वो होता है नियामक। ठीक है, अगला है 36, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है कैसी? पति के रुचि की होनी चाहिए, गृहिणी की रुचि की, समाज की रुचि की होनी चाहिए, या फिर अपने खुद के वैयक्तिक एवं पारिवारिक रुचि का होना चाहिए? बताइए, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो अभी से अगर आप इक्विपमेंट वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो देखिए एक क्वेश्चन सही और गलत हमें फेल और पास कर सकता है। तो अगर हमने देखा है यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि जरा सा हम पढ़ लें, है ना। क्वेश्चन बनेगा तो हम क्लियर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। गृह सज्जा अभिव्यक्ति है कैसी है? खुद की भी होनी चाहिए और परिवार की भी होनी चाहिए, इसमें रजामंदी। 37 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है ग्रास एंड कैंडल से, R.C. देशवास से, या फिर निकिल एंड डॉर्सी से संबंध है, या फिर ओपन हीम से संबंध है? ओपन हीम से संबंध है, बताइए। देखिए, सीधे सीधे इन्होंने पूछा है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज। किसने ये डेफिनेशन दिया है? निकिल एंड डार्सी ने दिया है। निकिल एंड डार्सी ने बोला है सचेतता से काम करो। ठीक है, 38 है, वाक्य किससे पूर्ण होगा? देखिए, वाक्य पूर्ण करना है आप सभी को। पहला है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होते हैं जहां तक, अब जहां तक पहुंच की बात करी गई है यहाँ पे। देखिए, पहला ऑप्शन है समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, हाँ, सचेतता की बात निकिल एंड डार्सी ने ही करी है, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों से बोलूंगी, यहाँ पे ना जब आप लाइव आकर चीजों को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभी अगर आपको कुछ आंसर नहीं भी आ रहा होता है, अपने पड़ोसी को देख करके आप सही लगा देते हैं, तो यहाँ का किया गया मूल्यांकन और जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम दोगे ना, वहाँ का मूल्यांकन, दोनों में अंतर आएगा। अब ध्यान रखना इस चीज को भी, दोनों में अंतर आएगा, दोनों के रिजल्ट में अंतर होगा, क्योंकि वहां पे आपके सपोर्ट में कोई नहीं होगा ना, तो आप किसी का आंसर देख पाओगे। आपका माइंड जितना काम करेगा सिर्फ उतना आप काम करोगे। ठीक है, तो वाक्य किससे पूर्ण होगा? निकिल एवं डार्सी के अनुसार इन्होंने पूछा है कि क्या है, तो व्यक्ति या परिवार के द्वारा कार्य करने की इच्छा जहां तक रखी जाएगी, ये हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। सी वाला ऑप्शन है। 39 है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। पहला है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन के। ठीक है, बताइए।
अरे भाई अच्छा, जितने बच्चे जा रहे हैं एप्लीकेशन पर आपको ऑफ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिए, आपको एक अदर से नंबर मिलेगा, इसी कोचिंग का ही है वो नंबर, वहां पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन पर जा रहे हैं तो एक भी अगर किसी भी चीज़ों को हम ऑफ करते हैं या फिर किसी भी क्लास में अगर हम ऑफर लगाते हैं, ऑफ करते हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस वहां पे चेंज करना होता है, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से जल्दी हम लोग उस पर चेंज नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे, इस पे कॉल या मैसेज कर लेना है। अब बताइए कौन सा है जो प्रकाश के साथ साथ क्षार में भी नष्ट हो जाता है? डी, ई, बी एंड के होगा, बताइए क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल विटामिन बी। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस का है। देखिए, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ है, ग्वालियर है, बनारस है, पटना है। देखिए, लखनऊ किसके लिए? लखनऊ यूपी चिकनकारी के लिए फेमस है, आपने चिकनकारी बहुत अच्छे से पढ़ा है। राजस्थान की कढ़ाई सारी आपने पढ़ ली है, चाहे वो एप्लिक वर्क हो, जारदोजी हो, कामदानी हो, सब आपने पढ़ ली है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे वो मिरर वर्क हो, बीड वर्क हो, सबको हमने कवर किया है। शहर जो कढ़ाई के लिए, जरी के लिए प्रसिद्ध होता है, वो है हमारा बनारस, ठीक है। बनारस जरी के लिए फेमस है। अच्छा, बनारस के साथ सूरत भी हो सकता है, क्योंकि सूरत भी क्या है? फेमस है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनारस ही होगा। मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या होती है। अब यहाँ पे मेरुदंड की बात करी गई है, ठीक है। एक तो मेरु रज्जु होता है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे अस्थिपंजर के मेरुदंड की बात करी गई है। अब बताइए कितनी होगी? मेरुदंड का मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसकी बात की गई है। देखिए, दोनों होते तो पास पास ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगर आपने डिफरेंस किया होगा, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सही आंसर देंगे। 14 होगा, 26, 62 या फिर 64 होगा। देखिए, जब हम दंड की बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं ना, तो ये वयस्कों में आपने 26 पढ़ा है। यहीं पर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में आपने 33 पढ़ा था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपने दो ऐसे हड्डियों के बारे में डिस्कस करी थी जो बच्चों में ज्यादा और वयस्कों में कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 वाला ऑप्शन करेक्ट है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का संबंध किससे है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण है, रुधिर आदान होता है? इनमें से कोई नहीं होगा, आर्थोप्लास्टी की बात करी जा रही है, बताइए। हाँ, देखिए, यहीं पर चाइल्ड में पूछा जाए तो आप 33 बताएंगे, और यहीं पर वयस्कों की बात यहाँ पे नहीं की गई, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उस बेस पर आप 26 कहेंगे, ठीक है ना। बताइए, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आर्थोप्लास्टी का संबंध जोड़ों से होता है। आर्थोप्लास्टी का संबंध हमारे हड्डियों से, बोन के जोड़ से होता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 43 है, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? प्रजनन शक्ति, जिसे आप ब्यूटी विटामिन वगैरह वगैरह कहते हैं ना, ये है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही नहीं होने चाहिए, बट कभी कभी ऑप्शन हम देखते नहीं और फटाक से आंसर लगाएंगे, करेक्ट है ना। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव में हो जाएगा? 43 देखिए, ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी भी आ रहा है, क्या बात है। डी होगा भैया, इनमें कोई नहीं। प्रजनन शक्ति का मतलब जिसे आप ब्यूटी विटामिन कहते हैं, कहने का मतलब विटामिन ई हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है विटामिन ई? नहीं है। तो ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगला है 44 है, पकाने से नष्ट है क्या? जो आप विटामिन ए बता रहे थे ना, ये हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। जो रतौंधी वगैरह है, ग्लूकोमा है, कार्नियल स्कार है, आपने पढ़ा है ना, केरेटोमलेशिया है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये विटामिन ए की कमी से होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है, ये सारी चीजें। पकाने से नष्ट हो जाता है विटामिन बी का परिवार, ठीक है। विटामिन सी एंड बी क्या होगा? पकाने से नष्ट होगा।
वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग मार्केट जाते होंगे तो एक गुड़िया जैसा, आप पुतला जैसा देखते होंगे ना, बाहर रखा रहता है, उस पे लहंगा वगैरह जो भी अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं पहनाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम यहीं पर फैशन डिजाइनर की बात करते हैं तो होता क्या है, पहले सादा कपड़ा लिया जाता है, ठीक है ना, मतलब सिला हुआ नहीं होता है वो कपड़ा, डमी पर उसे पिन किया जाता है कि इस डिजाइन का ऐसे कपड़ा बनाएंगे और बाद में उस चीज को स्टिच करके फिर उसको बना दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है वस्त्रों को डमी पर पहनाकर जो देखा जाता है कि क्या ये डिजाइन बढ़िया है, परफेक्ट है, क्या हम इस डिजाइन का कपड़ा बनाएंगे, अच्छा लगेगा, तो वो जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या वो ड्रैपिंग है, क्या वो फ्लैट पैटर्न होता है, ड्राफ्टिंग होता है, या फिर इनमें से सभी? सब में अंतर मैंने बहुत अच्छे से आपको फिगर दिखा के बताया है। मैंने अपने कॉलेज का पूरा फाइल यहाँ पे आपको दिखाया था ये कि ड्रैपिंग क्या होता है, फ्लैट पैटर्न क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, दिखाया है, ठीक है। वस्त्रों को डमी पे पहनाने का मतलब होता है ड्रैप कर देना, कहने का मतलब ड्रैपिंग हम यहाँ पे करते हैं। फ्लैट पैटर्न ये तो पैटर्न होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग का मतलब हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। और ड्रैपिंग का मतलब होता है कि जो डमी पर पहना करके देखा जाता है उसे हम ड्रैपिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अगला है प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, क्या होता है? क्या नियंत्रण है, मूल्यांकन है, संगठन है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है पर बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। अभी मैं इसका देखती हूँ, हाँ वो ड्रैपिंग मेथड कहलाता। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देखना है कितने बच्चे सही दे रहे हैं, कितने गलत दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आपके क्लियर नहीं है ना तो यही समय है आप क्लियर करो बैठ करके, ठीक है। अपना मैं तो बोलूंगी कि अपना 5 मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि यही समय सबसे बढ़िया वाला है और समय बार बार समय नहीं देता किसी को, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूछा गया भैया, बताते रहेंगे। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? सी बताया जा रहा, बहुत बढ़िया। डी हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा है? आयोजन पढ़ा है। आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। आयोजन कहीं पे दिख रहा है? जो बच्चे सी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं होगा। आयोजन नहीं है तो प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है ही नहीं। अगला है पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब देखिए जब आप पोशाक के योक की बात करते हैं ना तो आपने मैक्सी वगैरह देखा है ना, योक ना थोड़ा सा डिजाइन डेवलप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। योक के भी कई सारे प्रकार होते हैं, सी आकार का, वी आकार का, वी आकार का, या फिर गोल होता है। बहुत सारे प्रकार के योक होते हैं। मैं किसी दिन अपनी फाइल आपको दिखाऊंगी कि योक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने स्लीव्स पढ़े हैं ना बहुत सारे प्रकार के, वैसे ही आपने पॉकेट पढ़े, स्लीव्स पढ़े, आपने कॉलर पढ़ा है, वैसे ही बहुत सारे प्रकार के योक होते हैं जो कि सुंदरता बढ़ाने के लिए या फिर वजन को जो है कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़ों में। पोशाक में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, वस्त्रों में खिंचाव को रोकने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल है, सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है 48 है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं? मूल्य आयोजन लक्ष्य रखेंगे। लक्ष्य आयोजन स्तर है, मूल्य लक्ष्य स्तर होता है, स्तर लक्ष्य या मूल्यांकन होता है। वैसे आपके सिलेबस में ना योग जैसा टॉपिक कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग योग नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो जो थोड़ा बहुत पूछा जा रहा है उसके लिए आप रेडी रहो। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मूल्य आयोजन लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, या फिर स्तर लक्ष्य योजन होता है, मूल्य लक्ष्य स्तर होता है। आपने मोटिवेटिंग फैक्टर पढ़ा है, आपने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पढ़ी है, गोल पढ़ा है, एंड आपने स्टैंडर्ड पढ़ा है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 49 है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस कैसे होता है? इंसुलिन के अधिक श्रावण के कारण हो जाएगा, इंसुलिन के कम श्रावण के कारण, लीवर का सही कार्य ना करने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। क्यों होता है? जब इंसुलिन का कम श्रावण होता है, और इंसुलिन का कम श्रावण होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, वही कंडीशन डायबिटीज मेलाइटिस कहलाएगी,
50 नंबर का है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं, किस पर देते हैं, 40 डिग्री पर, या फिर आपको बता देना है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर आपको बता देना है -273 डिग्री पर, या फिर -100 डिग्री पर। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सामान्य रीडिंग किस पे देते हैं, तो वो हो जाएगा क्या, -273 पर। ठीक है ना, डिग्री पर, -273 डिग्री पर ये सामान्य रीडिंग देंगे कौन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा होता है, फ्लोरोसिस होगा, कुपोषण, लेथरिज्म होगा, एनीमिया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और बता देना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको और देना है कि जो फ्लोराइड होता है, अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का सामान्य मात्रा होती है फ्लोरीन की पानी में, वो कितनी होती है आपको ये बता देना है। ठीक है ना, फ्लोरीन की सामान्य मात्रा कितनी होती है आपको ये बताना है। फ्लोराइड की अधिकता से क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो, फ्लोरोसिस हो जाएगा। अच्छा, फ्लोरीन की सामान्य मात्रा जो वाटर में होती है उसका भी आंसर दीजिए। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, कैसा होगा शारीरिक विकास, पैर से सिर की ओर होता है, सिर से हाथ की ओर होगा, या फिर आपको बताना है सिर से पैर की ओर होता है, पैरों से हाथ की ओर होता है। देखिए अभी हमने 1 ppm, बहुत बढ़िया, कितना होता है 1 ppm होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो है 5 ppm हो जाएगा अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ गई है, तो हमें फ्लोराइड नामक रोग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बता देना है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, कैसा होगा आपको ये बता देना है। सिर से पैर की ओर होगा, सिर से हाथ की ओर होगा, सिर से पैर की ओर, तो आपको बताना है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। 53 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पहला है बड़ी आंत में, दूसरा है छोटी आंत में, आमाशय में, या फिर पैनक्रियाज में संपन्न होगा। ठीक है, ये आंसर भी आपको बताते चलना है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पाचन की बात करी गई है, और पाचन कहाँ पे संपन्न हो जाता है, पूरी तरीके से पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में। और बचता है क्या, अगर हम बात करें कि बचता है क्या, बचता है हमारा वाटर, वाटर कहाँ पे अवशोषित हो जाता है, यह अवशोषित हो जाता है बड़ी आंत में। अगला है, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, पहला दिया गया है तेल, लेई, मोम, या फिर गोंद। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, बताते रहेंगे आप लोग। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर मैं यही आप लोग के कमेंट अगर ऑफ कर देती हूँ, ठीक है ना, और आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मतलब कमेंट किसी का किसी को नहीं दिखेगा जब, तो आपका जो मूल्यांकन है ना कुछ और आएगा, और अगर कमेंट देख रहे हो तो आपका मूल्यांकन कुछ और आएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज भी अपने माइंड में बिठा के रखना है। अवरोधक छपाई के लिए मोम किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो मोम का इस्तेमाल किया जाता है अवरोधक छपाई के लिए। अच्छा, इस बार जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है यूजीसी नेट का, वहां पे एक जो है छपाई से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, उस छपाई के बारे में हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं करूंगी क्लास में, चाहे जो आपका बूस्टर चल रहा है उसी में है हम डिस्कस कर लेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है कौन सा, बी है, ए है, के है, या फिर डी है। जल में घुलनशील होता है बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी होता है। अभी नहीं, अब किसी दिन करेंगे, अगले संडे को। अभी तो देख लीजिए 50 क्वेश्चन तो हम वैसे भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दाबू प्रिंटिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, दाबू प्रिंटिंग क्या है, तो उसके बारे में भी एक दिन क्लास में डिस्कस करना है आप लोगों से, थोड़ा सा उसको भी माइंड में बिठा के चलेंगे। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, क्वाशियोरकर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से, वसा से, या फिर प्रोटीन से। जब भी क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस की बात की जाएगी, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं। एक तो जो मैरस्मस क्वाशियोरकर है किस एज ग्रुप के बच्चों को प्रभावित करता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, ये किसकी कमी से होता है, ये तो पूछे गया है। तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। अब आपको बता देना है क्वाशियोरकर कितने एज ग्रुप के बच्चों को प्रभावित
प्रभावित करेगा और मैरस्मस कितने एज ग्रुप के बच्चों को प्रभावित करेगा। ठीक है, ये भी आपको बताते चलना है। चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न होता है, चढ़ाव उतार, ठीक है ना। ये हमें किसमें देखने को मिलेगा? पहला है एकता में, बल में, बल का मतलब फोर्स हो गया, लय में, रिदम या फिर अनुपात में, उतार चढ़ाव, ठीक है। किस में देखने को मिलता है? उतार चढ़ाव देखने को मिलता है लय में, और लय हमारे आंखों को गति प्रदान करती है, ये भी आपने पढ़ा था। लय क्या करती है? हमारे आंखों को गति प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु कौन सा है? लिनन है, रेयॉन है, सिल्क है या फिर हेम्प होता है? मानव निर्मित तंतु कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया जी, क्वाशियोरकर 1 से 5 वर्ष के बच्चों में, बहुत बढ़िया। और जब आप बात करेंगे किसकी? मैरस्मस की, तो वो होता है 1 वर्ष से कम के बच्चों में। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित है? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिनन, रेयॉन, सिल्क, हेम्प। देखिए लिनन, सिल्क और हेम्प ये क्या है? ये प्राकृतिक जगत के फाइबर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेलुलोजिक नहीं कह सकते क्योंकि जो सिल्क होता है ये प्राणीज है। ठीक है, आपसे मानव निर्मित पूछा गया, सीधे आप रेयान पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रेयान रीजनरेटेड फाइबर है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कपास का रासायनिक नाम कौन सा है? कपास का रासायनिक नाम कौन सा होता है? पहला है फाइब्रोइन होता है, या फिर केराटिन है, सेलुलोजी है, या फिर पॉलीमर्स होता है। जब भी हम कपास के रासायनिक नाम की बात करेंगे, इसमें सेलुलोज की प्रधानता पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम सेलुलोज होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, इसका रासायनिक नाम सेलुलोज है, इसका वैज्ञानिक नाम अलग होता है। ठीक है, तो आपको बताना है सेलुलोजी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान कौन सा है? आपने 3 सोपान पढ़े हैं, अब 3 में से प्रथम सोपान बताना है। संकुचित परिवार है, विस्तृत परिवार है, प्रारंभिक परिवार है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा फैमिली लाइफ सर्कल है, इसकी अवधारणा किसने दी है और इसकी उप अवस्थाएं किसने बताई है, ये भी पूछा जाता है। यहाँ से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपसे पूछा जाता है अवधारणा किसने दी है, दूसरा आपसे पूछा जाता है उप अवस्था किसने दी है। ठीक है ना, और ये जिन्होंने अवधारणा दी है, इन्होंने अवस्था कितना बताया है, और ये जो उप अवस्था है, उप अवस्था कितनी है। ये 4 तरीके का क्वेश्चन यहां से बनता है, तो ये 4 तरीके का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान होता है बिगिनिंग स्टेज। ठीक है, क्या होगा? बिगिनिंग। स्टार्ट किसने किया है? उप अवस्था दी है। अवस्था कितनी है? उप अवस्था कितनी है? फटाफट आंसर देते चलो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। विग्लो ने दी है या फिर किसने दी है, आपको बताना है। सही सूची 1 से सूची 2 में मिलान करिए आप। लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, ब्यूटारिक अम्ल है। एक साइड अम्ल दिया गया है, दूसरी साइड उसका पदार्थ दिया गया है। नींबू है, दुर्गंध युक्त मक्खन है, दूध है या फिर सिरका है, आपको ये बता देना है। 5 उप अवस्था बताई है या फिर और बताई है? बहुत बढ़िया जी। देखिए अब यहाँ पे हम मिलान करेंगे। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता है, दूध चलेंगे हम। एसिटिक एसिड किस में चलेंगे? सिरके में। साइट्रिक एसिड हम चलेंगे नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल चलेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन में। ठीक है, मक्खन से जो एक स्मेल आती है उसकी बात करी गई है। पहले का आपको तीसरे में मिला देना है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है ना, कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा सही। निशा सरोज जी, डेली क्लास होती है 3 बजे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। पथरी के रोगी को, रिकेट्स के रोगी को, पीलिया के रोगी को, ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को आपको यहाँ पे आंसर बता देना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। राउंड्री ने 3 दी है, बिगलो ने 8 दिया है, बहुत अच्छा जी। 3 और 8 याद रखेंगे, बिल्कुल 8 उप अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो 3 अवस्था बताई है ना राउंड्री महोदय ने, ये क्या है तो आपको बता देना, इसकी 8 उप अवस्थाएं हैं।
अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट प्यूरिन नहीं देते हैं हम, किस में नहीं देंगे, पथरी में नहीं देंगे भाई। कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से जो कैल्शियम कहीं कहीं पर कलेक्ट हो जाता है उसी की वजह से तो पथरी होता है। अब पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट दे दो, ये ऑक्सलेट जो होता है ना ये तो और कैल्शियम का पाचन नहीं होने देगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पथरी की कंडीशन में नहीं देते हैं हम। 63 है लेथरिज्म नामक जो बीमारी होती है खतरनाक, किससे होती है? क्या है खेसारी दाल से, अरहर की दाल से, या फिर चने की दाल से? इनमें से किसी से नहीं होगी। लेथरिज्म नामक रोग, कहने का मतलब जो लकवा होता है वो किससे होता है, आपको ये बताना है। तो के जो खेसारी है, कहीं कहीं पर केसारी भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर खेसारी देखने को मिलेगा, तो आप लोग समझ जाना, चाहे केसारी पूछा जाए खेसारी पूछा जाए, कहने का मतलब एक ही है। ये निम्न क्वालिटी का दाल होता है। निम्न में से कौन से तने वाला तंतु नहीं है? तने वाला तंतु नहीं है। अब देखिए एग्जाम टाइम में ना प्रेशर इतना ज्यादा होगा, है ना, मान लो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, अब आपने नहीं पर ध्यान ही नहीं दिया, अब बताइए क्या होगा, जब आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस, यहाँ पे मॉडल पेपर का मतलब है कि हम अपने आप को ना पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हम एग्जाम में बैठकर, एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम कैसे देंगे, उस तरीके से आप अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं है, लिनन है, जूट है, हेम्प है, कापुक है, तो तंतु वाला पूछा गया है, क्या हो जाएगा? कापुक। कापुक किसका है? बीज वाला है, आप सभी को पता है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, जब आप डिसीजन लेते हैं, किसी भी चीज का डिसीजन कैसे लेते हैं, उसमें जो प्रथम स्टेज है वो पूछा है। उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करेंगे, आप निर्णय के परिणामों को स्वीकारेंगे, भाई निगेटिव आए पॉजिटिव आए। देखिए हर बार जो हम डिसीजन लेते हैं जरूरी नहीं कि हर बार उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, कभी कभी निगेटिव भी आ जाता है, तो हमें तो रेडी रहना है। उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब बताइए, जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना तो पहले हम अपनी समस्या को सामने रखेंगे। अच्छा हमारे पास समस्या नहीं होगी तो हम डिसीजन किस चीज का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रथम स्टेप होता है वो हम अपनी समस्या को जानेंगे। आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर से बोल दो कि हम बीमार हैं, अपना रीजन मत बताओ कि आपको हो क्या रहा है, कैसे लक्षण आ रहे हैं, आपको ये सब ना बताओ, और डॉक्टर पूछे भी ना दवाई आपको सूट करेगी, बिल्कुल नहीं। तो पहले तो हमें समस्या का पता होना चाहिए ना, हमारे पास समस्या क्या है, तभी तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे समस्या है सबसे पहले। मानव के ज्ञान व आवृत्तियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अमानवीय साधन है, मानवीय साधन है, इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए हाँ पहले प्रॉब्लम को देखना है। मानव की ज्ञान व आवृत्तियां, किसी का ज्ञान किसी का आवृत्ति क्या कहलाता है? ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्समेंट कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा एक ही चीज ऐसी है जो हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारा कौशल है ना, ये कोई चुरा नहीं सकता है, और अगर हम इसे दान करते हैं तो और ज्यादा बढ़ता है। ये दुनिया में केवल एक ही चीज ऐसा है कि जो आपका ज्ञान है, इसको जब आप दान करेंगे ना वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। बाकी चीजें दुनिया में जो है आप दान दे देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगला है वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है, सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा? वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है, ये भी पूछा गया है कि कैलेंडरिंग 1 मिनट में कितने मीटर कपड़ों की करी जाती। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्यावसायिक स्तर पर प्रेस करने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है कैलेंडरिंग को लेकर के, तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखेंगे। कैलेंडरिंग क्या है? सिकुड़न दूर करेंगे, चमक लाएंगे। सी है जैसे हम घर पर प्रेस करते हैं ना, वैसे व्यावसायिक स्तर पर कैलेंडरिंग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कैलेंडरिंग। एक प्रकार की फिनिशिंग होती है ये। और कैलेंडरिंग 1 मिनट में कितने मीटर कपड़ों को प्रेस करती है? बताइए 1 मिनट में कितने मीटर कपड़ों को प्रेस किया जाता है? बहुत बढ़िया, 140 मीटर। क्या बात है, आप लोगों का ऐसा आंसर देके मजा आ जाता है एकदम से। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए लंबाई का 2 गुना बाह की लंबाई का, या फिर लंबाई का 3 गुना गले की लंबाई का, पूरी लंबाई कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना बाह की लंबाई का 3 गुना। 1 मिनट में 140 मीटर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के किसी भी तरीके से बताएंगे। मैं हर जो भी हमारा मॉडल पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है,
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है क्या है? 69 है। ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी हो गई है, ग्लूकोज का अवक्षय हो गया है, पेशीय तंतु में टूट फूट हो गई है, लैक्टिक एसिड में संचय हो गया है। देखिए मांसपेशियां जो है हमारी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सही, लगभग सभी लोग सही दे रहे हैं भाई, हाँ लगभग उसका भी आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 69 क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है लंबे समय तक कठोर शारीरिक जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। ये लैक्टिक एसिड जम जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाता है और जो ऑक्सीजन है प्रॉपर मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है, इस वजह से लैक्टिक एसिड बनता है जो कि हमारे मांसपेशियों को थकाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा हार्ट बीट होता है इसको चलाने में, या फिर रक्तचाप की बात करें, हार्ट बीट की बात करें, इस पर किसका दबाव पड़ता है, या फिर कौन से ऑर्गन है, कौन सा हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसका कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका प्रभाव, चाहे वो रक्तचाप हो चाहे वो हृदय हो, उस पे पड़ता है। आपको ये भी बताना है यहां से, ठीक है। हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम, क्यों? क्योंकि पोटेशियम की कमी से क्षिप्र हृदय होता है, जो जिसमें हमारे हार्ट बीट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं और बता रही हूं, जब आप क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे ना, जब आप क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे तो एक बार सोडियम माना गया है, पोटेशियम अलग अलग ईयर में अलग अलग माना गया है। इसका आंसर मैं फिर बता रही हूँ, दोनों ईयर में अलग अलग माना गया है, बट सबसे जो बढ़िया है इसके लिए वो पोटेशियम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हमारे हृदय को, देखिए सोडियम भी हमारे हृदय को हेल्दी रखता है, पोटेशियम भी हेल्दी रखता है। इसी वजह से आपके प्रीवियस में सोडियम को भी सही माना गया, पोटेशियम को सही माना गया, बट जो पोटेशियम होता है इसी की कमी से क्षिप्र हृदय होता है, जिससे हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है सी। वैसे अगर आपसे एग्जाम टाइम में यहाँ पे सोडियम दिया जाए, पोटेशियम दिया जाए, दोनों में से एक दिया जाए, तो आप दोनों में से एक किसी को भी सही मानेंगे, ठीक है। 7 दिया गया है। एड्स का कारण है क्या है? एड्स का रीजन है अमीबा है, वायरस है, फफूंदी है, बैक्टीरिया है। एड्स का कारण, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एड्स की खोज इंडिया में कब हुई और सबसे पहले एड्स का पेशेंट कहाँ पे मिला और इंडिया में कब मिला, ये भी आपसे पूछा गया है। एड्स की जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अभी केवल एड्स की दवा से लेकर के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बाकी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। चलिए एड्स किसके कारण होता है, ठीक है ना। नहीं, अगर वहां पे मैं बता तो रही हूं, अगर आपको सोडियम दिया गया तो आप सोडियम सही मानेंगे, पोटेशियम दिया गया तो पोटेशियम सही मानेंगे, दोनों सही दिया गया तो पोटेशियम सही मानेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सोडियम भी सही पोटेशियम भी सही, ना तो सोडियम गलत ना तो पोटेशियम गलत, लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एड्स के कारण होता है, वायरस के कारण, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कहाँ पे खोजा गया? 90, बहुत बढ़िया। इंडिया की बात करेंगे और अमेरिका की बात करेंगे, ये दो चीज है। अच्छा एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सीधे क्वेश्चन पूछा गया एलिसा टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है ना, वो एड्स की जानकारी के लिए ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला है जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है क्या? खसरे का टीका, बीसीजी का या फिर एमएमआर का टीका लगाया जाएगा, उपरोक्त में से सभी। जन्म के तुरंत बाद, अच्छा यहां से बहुत बढ़िया अंश पटेल जी का आंसर, अमेरिका में 1981 में, बहुत अच्छा जी, इंडिया में 1986 में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का आंसर देख करके, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है क्या? यहाँ पे बीसीजी का टीका लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया, खसरे का टीका कब लगाया जाता है बच्चों को? तो 9 मंथ में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 9 माह में बच्चे को खसरे का टीका दिया जाता है। मीजल्स का टीका। हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? क्या हार्मोन्स में गड़बड़ी से होगा, हीनता जनित रोग है, आनुवांशिक है, या फिर कवकीय संक्रमण होता है? अच्छा जो हीमोफीलिया होता है, आपसे अगर पूछा जाए ये किसकी कमी किसकी अधिकता या फिर इस पे किसका इफेक्ट पड़ता है, देखिए आपने पढ़ा है प्लेटलेट्स, ठीक है,
जब प्लेटलेट्स की हम बात करेंगे, ये जो होता है हीमोफीलिया, ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और हीमोफीलिया कैसा रोग होता है? ये आनुवंशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड का थक्का है ना, वो थक्का जमता ही नहीं है, ठीक है ना। ब्लड का जो थक्का है ये जमता ही नहीं है, इसीलिए हीमोफीलिया क्या है, ये एक तो आनुवंशिक रोग है, दूसरा इसमें थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। इसे एक नाम से और जानते हैं हम, उस नाम को अगर किसी को पता है तो बताइए। प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है कब? पहला है गर्भ में, जन्म के पश्चात, शैशवावस्था में, इनमें से किसी में नहीं होगा। प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है कब? तो आपको बता देना है गर्भ में। जन्म के बाद तो बच्चा खुद ही प्रोसेस करने लग जाता है, शैशवावस्था जन्म के बाद प्रोसेस नहीं होगा, प्लेसेंटा गर्भ में काम करता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है क्या? भ्रूणावस्था कहलाएगी, बचपनावस्था, फीटस, या फिर आपको बताना है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगी। जन्म से 2 वर्ष की बात की गई है, और फीटस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शिशु काल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहेंगे? शिशु काल, शिशु अवस्था या फिर शिशु काल के नाम से जानते हैं। देखिए, जब भी, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आपसे फीटस शिशु काल पूछा जाए तो हमेशा आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे कि शिशु काल के लिए फीटस शब्द का इस्तेमाल हुआ या नहीं। अगर फीटस शब्द का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है 3 मंथ से लेकर के जन्म तक का जो बेबी होगा उसे हम शिशु काल कह रहे हैं, फीटस कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाए इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? बचपन की अवस्था कहलाती है, जिसे हम बेबीहुड के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? बेबीहुड कहेंगे। अगला है, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित होता है? पहला है संपूर्ति आय, मानसिक आय, वास्तविक आय, इनमें से किसी से नहीं संबंधित है। संपूर्ति आय, भाई इसका भी प्रयास करना चाहिए हमें थोड़ा सा। हाँ, इन्फेंसी स्टेज, बहुत बढ़िया। इन्फेंसी स्टेज नहीं होती है, देखिए जब हम हरलाक के अकॉर्डिंग देखेंगे इन्फेंसी स्टेज हरलाक ने बताया है 0 से लेकर के 2 वीक का, और 2 वीक से लेकर के 2 ईयर जो होता है ये क्या होता है? बेबीहुड होता है, जिसे आप बचपनावस्था कहते हैं। चीज़ों को एकदम से क्लियर कर लीजिए, और अगर अभी क्लियर नहीं है ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा क्लियर करने के लिए। ट्यूशन पढ़ाना किस में आ जाएगा? संपूर्ति आय में आएगा। जो हम अपने काम के अलावा काम करते हैं ना, वही हमारा संपूर्ति आय कहलाता है, ठीक है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, कितने होते हैं? क्या वो आपने पढ़ा है इंद्रधनुष के रंग? अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है होम साइंस की, तो पहला पेज आपको जब आप इंद्रधनुष, जब आप कलर चक्र पढ़ेंगे ना, तो पहले आपको यही दिखाई देगा। उसमें इंद्रधनुष के रंग होते हैं, क्या होते हैं बताइए? आप सभी ने पढ़ा है। 7 रंग होते हैं, वो 7 क्या हो जाएगा इसमें? 7 का किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा? विवग्योर होता है, ठीक है ना, विवग्योर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छे से याद करने का तरीका है। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं, प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। लाल, हरा, नीला है, लाल, पीला, नीला है, हरा, पीला, नीला है, या फिर नीला, पीला, बैंगनी है। इसका भी ट्रिक मैंने बहुत बढ़िया से बताया, प्राथमिक रंग का, द्वितीयक रंग का, ठीक है। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं, तो आपको बता देना है पीला, लाल और नीला होगा। बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए, आप लोग अगर कलर वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं है या फिर याद नहीं है, समझ नहीं आया, तो समझ लीजिए इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक आपका जो कलर चक्र वाला टॉपिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? गेहूं से, फूलों से, दूध से, या फिर रंगों से। देखिए, टॉपिक तो आपके सिलेबस में बहुत सारे होते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो मेन होते हैं, जहाँ से हर ईयर में क्वेश्चन बनता है, तो उस टॉपिक को आप जरूर से जरूर कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं पीजीटी वालों को बता दूं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, 3 से 4 क्वेश्चन हर ईयर में पूछा गया है। तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको कवर नहीं किया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से,
80 है वैक्यूम क्लीनर, जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगती है, उसका भाग है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर क्या है? सेफ्टी वाल्व होता है जिसे हम गैस्केट कहेंगे, नोजल पंखा होगा, कैबिनेट चिल ट्रे है, इनमें से सभी है। अब देखिए इक्विपमेंट को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लेंगे, इक्विपमेंट से भी क्वेश्चन बनता है हर ईयर में। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगाना पड़ता है, उसका जो भाग होता है वो क्या है? सेफ्टी वाल्व आपने कहाँ पे पढ़ा है? आपने कुकर में पढ़ा है। ठीक है, कैबिनेट चिल ट्रे आपने कहाँ पढ़ा है? ये सारी चीजें आपने फ्रीज में पढ़ी है। बचा क्या? नोजल पंखा बचा। ये क्या है? तो वैक्यूम क्लीनर से ये संबंध रखता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 81 है हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, पहला है वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको इसका आंसर बता देना है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है क्या? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई नहीं। जब भी आप हरी पत्तेदार सब्जी की बात करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन एंड मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे भाई? प्रोटीन बता रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जी में प्रोटीन पाया जाता है क्या? भैया जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने बच्चे बी बता रहे हैं वो अपना आंसर सुधारेंगे। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, क्या है? पहला है रचनात्मक कला है, विध्वंसनात्मक कला है, फाइन आर्ट है, आंतरिक कला होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे जिसमें मतलब बहुत इजी सा पॉइंट, बट आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे देख करके। ठीक है, और यहाँ पे अभी कोई प्रेशर नहीं है तब इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सोचिए एग्जाम हॉल में जब एकदम प्रेशर होगा, हमारे सामने 125 क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा टाइम होगा, तो वहां पे क्या हाल होगा सोच लो। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, क्या है? आंतरिक कला है। अगला है रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला है साइटोलॉजी के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, पैथोलॉजी, पोमोलॉजी। रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। 84 है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगेगा? मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के कितने दिन के बाद स्पंदन करने लग जाता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह, अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। बताइए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, परिवर्धन के 4 से 6 वीक के अंदर, तो यहाँ पे चतुर्थ सप्ताह दिया गया है। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 85 है परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कटे हुए किनारे की बात करें, आपने ब्लाउज को देखा है, ब्लाउज के जब गले की कटिंग करी जाती है तो वहां पे एक पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको मोड़ करके पाइपिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये जिस पट्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पट्टी का नाम आपको बता देना है। क्या वो लंबी पट्टी कहलाती है, तिकोनी पट्टी है, औरिब पट्टी है, चौकोर पट्टी होती है? तो आपने देखा ऐसे तिरछी तिरछी पट्टियां काटते हैं ना, कट करके फिर ब्लाउज का जो गला बनाते हैं, पाइपिंग बनाते हैं, वहां पे लगाते हैं। तो इस पट्टी को हम औरिब पट्टी के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये कई बार आपके प्रीवियस में पूछा गया। प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण होता है? प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का चरण बताना है, कौन सा है? क्या वो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है? तब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपने आयोजन संगठन नियंत्रण मूल्यांकन पढ़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे आप हमेशा 3 पॉइंट पर ही फोकस करेंगे, आप चतुर्थ पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन है आयोजन नियंत्रण और मूल्यांकन ही है, सबने संगठन की बात नहीं करी है। ठीक है ना, तो आपको बताना है जो मूल्यांकन होता है ना, ये तृतीय है। अगर आप चतुर्थ लगाएंगे तो आंसर गलत होगा। चतुर्थ नहीं लगाना भैया, यहाँ पे तृतीय लगाना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो है ना, जो मेन है यहाँ पे आयोजन है, नियंत्रण है और क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। सबने ना संगठन की बात नहीं करी है और ये आपके प्रीवियस में है और प्रीवियस में भी तीसरा ही स्तर इसको माना गया है। यही रीजन है कि यहाँ पे सी ही लगाएंगे आप लोग, इसको भी थोड़ा सा माइंड में फिक्स कर लेंगे।
ठीक है। अगला है मानव शरीर में उभारों, ढलाव और रेखाओं के अनुकूलन आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। देखिए सबने संगठन की बात नहीं करी है, फिर बता रही हूँ, सबने संगठन की बात नहीं की है, इसलिए संगठन को इसमें मुख्य रूप से ऐड नहीं किया गया है। ठीक है। मानव शरीर में उभारों को, ढलाव को, रेखाओं को अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किया जाता है हेमिंग का, पाइपिंग का, डार्ट का या फिर कच्चे टाके का। बॉडी के अकॉर्डिंग, हाँ आपको बता देना है यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़ों को शेप देने के लिए ही हम क्या करते हैं, डार्ट का इस्तेमाल करते हैं। 88 है निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन पाया जाएगा। आयोडीन किसमें पाया जाता है। बिल्कुल देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे आयोग मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट मान लिया गया है आयोग की तरफ से, उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो गया है। तो अगर गलत हो गया है पिछली बार, इस बार थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन होता है। टेस्टोस्टेरोन में होता है, इंसुलिन में, थायरोक्सिन में, एड्रिनल में। तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड जो हमारा गले में होता है, ऐसे कुछ तितली के आकार का इस टाइप का होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन में आयोडीन की मात्रा होती है। 89 है नेत्रदान में प्रदाता डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, 1 यूनिट का मतलब होता है 350 से लेकर के 400 ml होता है। ठीक है। अब देखिए जब कोई अपना नेत्र दान करता है, जब हम आई डोनेट करते हैं तो क्या पूरा आंख निकाल के डोनेट करते हैं कि आंख का कोई पार्ट होता है, कोई हिस्सा होता है, उसको डोनेट किया जाता है, ये बताना है। क्या हम आइरिस डोनेट करते हैं, लेंस है, रेटिना है या फिर कॉर्निया है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा आंसर है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो आपको बता देना है नेत्रदान में ना पूरी आंख को डोनेट नहीं किया जाता भाई, ऐसे आंख को निकाल के नहीं लगाया जाता है, केवल इसका कॉर्निया निकाला जाता है। ठीक है। 90 है वॉशिंग मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पर। अपकेंद्रण पर, अपवहन पर, उत्क्रम प्रसारण पर या फिर विसरण पर। ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ आपको बता देना है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। ओके भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका। अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। 91 है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। जो रिफ्लेक्शन एक्शन होता है इसका नियंत्रण कहाँ पे होगा। प्रामस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिकाओं में होगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। 91 का आंसर बता देना है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन का जो है नियंत्रण होता है तंत्रिका कोशिका के द्वारा। आपने न्यूरॉन पढ़ा है, सभी ने न्यूरॉन पढ़ा है। न्यूरॉन के भी कई पार्ट होते हैं, बॉडी होता है, एक्सोन होते हैं, ठीक है ना, डेंड्रॉन होता है। तो यही क्या करता है, यही वर्क करता है हमारे जो भी संदेश होते हैं मस्तिष्क तक पहुंचाने और मस्तिष्क से संदेश को बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र होते हैं। कशेरुक रज्जु, रज्जु का मतलब एक तरीके से रस्सी समझिए, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, जो आपके मेडुला ओब्लंगाटा से जुड़ा होगा नीचे तक। ठीक है। कशेरुक रज्जु को और इसी के साथ आप मेरुदंड को, ठीक है, मेरुदंड जो होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है और साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको भी क्लियर करेंगे। कशेरुक रज्जु में 31 पेयर पाई जाती हैं। ठीक है। अगला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाएगा। जन संचार, समझदारी, साझेदारी या फिर संचार कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, आपको ये बता देना है। 93 का ठीक है ना। देखिए जहां पे रज्जू लिखा हो, ठीक है, जहां पे दंड लिखा हो, बस ये दो चीज पढ़ना। अच्छा अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश पढ़ लो भाई। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है जो हमारा मस्तिष्क से संबंध रखेगा, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो आपका क्या होता है, कशेरुक दंड होता है। ठीक है। बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा इसका, संचार कहेंगे। 94 है निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है। तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, फिलिपियन ट्यूब में होता है। आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, तो किसी का गलत नहीं होगा।
ठीक है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। और फिलिपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, तो आपको बताना है एम्पुला में हो जाता है। हमारे फिलिपियन ट्यूब के किस पार्ट में, उसके भी कई पार्ट होते हैं, स्तमस होता है, एम्पुला होता है, फिम्बरी होता है, तो किस पार्ट में होगा, एम्पुला में होगा। निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, इकेबाना है, मोरी बाना है, या फिर इनमें से दोनों है, दोनों नहीं है, मोरी बाना। इकेबाना मोरी बाना क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आपने इकेबाना मोरी बाना दोनों पढ़ा है। 96 है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, जिसे आप सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता है। सार्वजनिक भविष्य निधि के नाम से जानते हैं, जिसे आप पीएफ के नाम से जानते हैं ना, प्रोविडेंट फंड के नाम से। इंदिरा विकास पत्र, इनमें से सभी हो जाएगा। तो अलग क्या है, इंदिरा विकास पत्र, ये अलग है। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी नहीं है इसमें, अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण, मॉडेम। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी भंडारण शब्दावली नहीं होता है, वो होता है मॉडेम। ठीक है ना, क्या होगा, मॉडेम। सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रकाशीय भंडारण होगा भाई, मॉडेम तो होता है, प्रकाशीय भंडारण ये हमारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं रखेगा। ठीक है ना, क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 98 है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। बहुत अच्छे से आपने इसके सीक्वेंस लगाए होंगे। अंडा है, डिंबक है, प्यूपा है, या फिर पूर्ण कीट है, बताइए किस अवस्था में जो तंतु को पैदा करेगा, ये प्यूपा होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। 98 बताते रहिए, 98 का क्या होगा, बहुत अच्छा। प्यूपा में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क मिलता है, आप सभी को पता है। प्यूपा की कंडीशन में बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। पूर्ण कीट का मतलब मोथ होता है, मोथ की कंडीशन में टूटे फूटे मिलेंगे। 99 योजना बनाना एक प्रक्रिया है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक मानसिक दोनों है, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो आपकी बॉडी वहां पे वर्क नहीं करती है, आपका माइंड वर्क करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, योजना बनाना ये मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, कला है, विज्ञान है, कौशल है, ये हमारा एक्सपीरियंस होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, मानसिक होता है भाई, शारीरिक नहीं होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल नहीं है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे फेफड़ा निमोनिया, आंख किरेटोमलेशिया, यकृत पीलिया, मधुमेह, हृदय। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल नहीं है। देखिए, फेफड़ा निमोनिया सही है, आंख किरेटोमलेशिया ठीक है, ठीक है ना, पीलिया यकृत से संबंध रखता है, लेकिन हृदय मधुमेह से संबंध नहीं रखता है। मधुमेह क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तब होगा, ये हृदय से संबंध नहीं रखेगा। खेल कूद के मैदान व पार्क होते हैं क्या, भौतिक सुविधा, व्यक्तिगत सुविधा, सार्वजनिक या फिर मानवीय सुविधाएं। 100 हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 101 की तरफ। देखिए, खेल कूद का मैदान क्या होता है, ये सार्वजनिक सुविधा होता है सबके लिए। 3 दीवार वाले रसोई घर को कहेंगे क्या, एल आकार का, डी आकार का, 3 दीवार वाला रसोई घर यू आकार का। इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर थोड़ा सा भी अगर आपने फोकस किया होगा तो आप सही आंसर दे पाएंगे। 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या कहेंगे, एल, डी, या फिर 3 दीवार वाला ही कहेंगे, या फिर यू। हाँ, सामुदायिक सुविधा होता है, सार्वजनिक होता। बहुत बढ़िया, आंसर आने लगा 102 का। क्या हो जाएगा, डी होगा। यू आकार को हम 3 दीवार वाले के नाम से जानेंगे। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, कैसे होते हैं, क्या ये कृत्रिम है, जानतो है, वानस्पतिक है, खनिज है।
अच्छा, पिछली बार का ही क्वेश्चन है, एस्बेस्टस आपसे पूछा गया था, उसमें प्राकृतिक भी दिया गया था और खनिज भी दिया गया था। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए लाती हूँ आपके सामने क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़े डाउट वाले होते हैं, इजी होते हैं बट आंसर हम गलत करते हैं। पिछली बार एस्बेस्टस तंतु पूछा गया, यहाँ पे प्राकृतिक भी दिया गया था और यहाँ पे एस्बेस्टस भी दिया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए प्राकृतिक भी सही है, एस्बेस्टस भी सही है, लेकिन पास का कौन है? एस्बेस्टस है तो आप हमेशा एस्बेस्टस लगाएंगे। ठीक है ना, पास का कौन होगा तो आपको बता देना, यहाँ पे खनिज दिया गया था। पास का कौन होगा? खनिज होगा, तो आप खनिज लगाएंगे, खनिज यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक जितने बच्चे लगाए थे उनका आंसर गलत हो गया था, खनिज जितने लगाए थे उनका सही था। निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? कौन शरीर की गति करवाता है? हड्डी के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, वाहक चेक के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो शरीर की गति संभव होती है किसकी वजह से? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो आप में थोड़ा सा सुधार आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और जो सबसे पास का होता है उसे हमें करेक्ट करना होता है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? तो वो होती है मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या करती है? हमारे बॉडी को मूव करवाने में मदद करती हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 105, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? आपने चेक के प्रकार पढ़े हैं, आपने बीमा LIC का प्रकार पढ़ा है, पूरा पढ़ा है आपने। मनी मैनेजमेंट ही आपने पूरा पढ़ लिया है, चाहे वो कोई LIC का प्रकार हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में कोई भी हम करवाते हैं बीमा, या फिर सर्टिफिकेट जो सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसकी बात करें, सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए चाहे वो चेक हो, चेक के प्रकार के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? यात्री चेक। अकाउंट पेई होता है, वाहक होता है। अकाउंट पेई का मतलब क्या होता है? जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें हैंड की बात नहीं करी जाती है। ठीक है, वाहक चेक क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है। कहने का मतलब है ये थोड़ा सा मुश्किल वाला होता है, अगर कोई चुरा ले या फिर कहीं पर गिर जाए तो कोई भी जा करके पैसे। ठीक है, सिरका किसका जलीय विलयन होता है? ऑक्सीजन का, नींबू का, या फिर एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? देखिए HCl जो होता है, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हो, ये तो हमारे आमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। HCl का सिक्रेशन कौन सी सेल से होता है? किसको पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। HCl का सिक्रेशन कहाँ से होता है? सिरका किसका जलीय विलयन होता है? एसिटिक एसिड का। ठीक है, अगला है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, वह क्या है? ठीक है, पहला है नैतिक निर्णय, दूसरा है संगठनात्मक निर्णय, या फिर आपातकालिक निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता है। देखिए जब आपने डिसीजन पढ़ा है ना, आपने दो प्रकार का डिसीजन, एक तो पर्सनल आपने पढ़ा है और एक तो आपने संयुक्त, कहने का मतलब सामूहिक पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अकेले डिसीजन लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे अकेले के ऊपर पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? पर्सनल डिसीजन होता है। ठीक है, 108 सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है? डिग्री सेल्सियस है ये। ठीक है, HCl का सिक्रेशन आमाशय में किस सेल के द्वारा होता है? आमाशय से निकलता है, बिल्कुल निकलता है, लेकिन कोई सेल है वहां से सिक्रेशन होता है, ऐसे आमाशय से निकल जाएगा क्या? चलिए अब देखिए, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होगा 98.4 डिग्री सेल्सियस है, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, नीलिमा जी का आंसर आया है सही। अगला है आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है, क्या होगा? वेरी स्कर्वी, प्लेग्रा होता है, या फिर एनीमिया होगा? तो आपको बताना आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अगला है ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? ओस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होगा? विटामिन A की कमी से, B की कमी से, D की कमी से, या फिर K की कमी से? कमेंट्स नहीं कर रहे, अच्छा आपस में बात कर रहे हो आप लोग?
ठीक है, आपको बताना है ओस्टियोपोरोसिस। देखिए इसी तरीके से ना आपको सारी चीजें बढ़िया से, जहां पे भी डाउट हो, आप हर दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां से भी डाउट हो पहले तो डाउट को क्लियर करो, पढ़ो बाद में, पहले डाउट को क्लियर करो। कहने का मतलब जो आपका टॉपिक तैयार नहीं, पहले उसको तैयार कर लो। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस की बात की जाए, ओस्टोमलेशिया की बात की जाए, रिकेट्स की बात की जाए, सबका संबंध विटामिन डी से होगा। ठीक है, अगला है 111, मतलब 111 पे पहुंच गए भाई। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? क्या है? अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, प्यूपा अंडा लार्वा कीड़ा, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। अंडा पहले क्या होगा? अंडा आएगा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा, प्यूपे से कीड़ा। प्यूपा सबसे बेस्ट क्वालिटी का देगा हमें क्या? सिल्क। कीड़ा होगा टूटा फूटा देगा। और ये जो है कीड़ा जो होता है, आपको बता देना, कुछ कीड़ों को हम बचा लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस फिर से चलाते हैं। गेहूं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्टोन है, एल्बुमिन है, ग्लूटिन है, इनमें से कोई नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए गेहूं में पाया जाता है क्या? तो गेहूं में ग्लूटिन पाया जाता है, इसीलिए जो सीलियक पेशेंट होते हैं उनको गेहूं नहीं खिलाया जाता है। निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, क्या है? पहला है स्कर्वी है, वेरी है, पैलेग्रा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग क्या होगा? क्या स्कर्वी होगा, वेरी, पैलेग्रा होगा? ठीक है, बताइए। अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन बाकी रह गया है। जब भी निकोटिनिक एसिड की बात करते हैं तो उसे होता है प्लेग्रा, और यहीं पर आपसे 3DS 4DS पूछा जाता है, केटल नेकलेस यहीं से पूछा जाता है। पीपी फैक्टर किसे कहते हैं? जो निकोटिनिक अम्ल होता है, विटामिन B3 होता है, कितने प्रकार का होता है? कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? BMR बढ़ जाता है, BMR कम होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताती, अधिक पड़ता है, सिर्फ ये बताना है। ठीक है, हाँ बी नहीं होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कम पढ़े हैं, लेकिन कम नहीं होता भैया। BMR हमारा बढ़ जाता है और लगभग 70% तक बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग इसको बना लीजिएगा अगर आपने कम पढ़ा है, और कम वहां पे दिया है, मैंने देखा भी है। 115 है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। रचनात्मक डिजाइन है, असंरचनात्मक है, सूक्ष्म है, रचनात्मक है, ज्योमेट्री डिजाइन है। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में चेंज कर लीजिएगा कि बढ़ेगा। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया जो डिजाइन होता है, ये ज्योमेट्री होता है। ठीक है, कौन सा डिजाइन होता है? ज्योमेट्री, जो ऐसे ऐसे लाइन के रेखा को मिला करके बनाएंगे। ठीक है, 116 है, 116 है। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है, कौन सा? रतौंधी, कीरेटोमलेशिया, जीरोथैलेमिया, इनमें से सभी है। ठीक है, बताइए आहार में विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी होगा। विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी होगा, और रतौंधी आंखों को प्रभावित, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे रतौंधी भी दिया गया है। ठीक है, रतौंधी है, केरेटोमलेशिया है, जीरोफैथलेमिया है। ठीक है, जीरोफैथलेमिया, तो ये तीनों क्या है? ये हमारे आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपको बता देना है डी वाला, क्योंकि ए की कमी से रतौंधी, केरेटोमलेशिया, जीरोफैथलेमिया, ग्लूकोमा, कार्नियल स्कोर, ये सारी चीजें किसकी कमी से होती हैं? ए की कमी से। डी वाला ऑप्शन सही है। क्रैपिंग है, क्या है? बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है, इनमें से कोई नहीं है। डिजाइन, अब देखिए यहाँ पे
क्रैपिंग है, क्या है, बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है, या फिर क्या होगा, तो क्रैपिंग क्या है, ये एक तरीके की फिनिशिंग होती है, परिसज्जा होती है, ठीक है। क्रैपिंग क्या होती है, ये बुनाई नहीं है, ये एक तरीके की फिनिशिंग होती है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। करघे का मुख्य भाग, करघे के 5 ही भाग आपने पढ़े हैं, ठीक है। ताने का बेलन, बाने का बेलन आपने पढ़ा, ताने का बेलन पढ़ा है आपने, कपड़े का बेलन पढ़ा है आपने, शटल पढ़ा है, इसके साथ ही आपने जो है रीढ़, कंघी पढ़ी है। ये 5 पार्ट आपने पढ़े हैं मुख्य रूप से। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है, क्या है, उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है, मुंडेल ने 5 की बात करी है, ठीक है, जिसमें से पहला उन्होंने बताया था हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, और दूसरा उन्होंने बताया कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, ठीक है ना। तो आपको सी वाला ऑप्शन बताना है सही। 119 से सोलर कुकर के डब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है, अवशोषण क्षमता में कमी, अवशोषण क्षमता में वृद्धि, अवशोषण क्षमता में बराबरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अच्छा देखिए, ब्लैक कलर जो होता है ना, इसका इस्तेमाल हम सर्दी में ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य की रोशनी होती है, मतलब गर्मी को अवशोषित करता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है, कौन, काला कलर, ठीक है। यही अगर हम गर्मी में पहनते हैं तो हमें और गर्मी लगती है, तो सीधे वही सेम दिया गया है। सोलर कुकर के डब्बों का रंग काला ही इसलिए करते हैं ताकि अवशोषण क्षमता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वो उष्मा का अवशोषण ज़्यादा कर सके। 120 है, SGPT संबंधित है, क्या है, अच्छा ये आपने प्रीवियस में भी देखा होगा, सभी ने देखा है, इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियास से, लीवर से, हृदय से, इनमें से सभी से। SGPT ठीक है। जब आप लीवर से संबंधित टेस्ट को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप कई प्रकार के टेस्ट को पढ़ते हैं, लगभग 4 प्रकार के टेस्ट को पढ़ते हैं, और उस टेस्ट में एक टेस्ट है SGPT। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है, ठीक है। जितने बच्चे बी बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा, लीवर सही है। जब आप लीवर का टेस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे 4 प्रकार के मुख्य रूप से टेस्ट पढ़ते हैं, जिसमें एक टेस्ट ये भी होता है। रेशम एक रेशा तंतु है, कैसा रेशा होता है, सेलुलोजिक, खनिज युक्त, प्रोटीन, धातु युक्त, कैसा रेशा है, ठीक है। अब देखिए, रेशम एक रेशा है, कैसा, प्रोटीन युक्त रेशा होता है, इसमें प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, सेरेसिन गोंद पाया जाता है। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक होता है, पहला है रेशम, ऊन है, नायलॉन है, कपास है। ठीक है, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक होता है वो क्या होता है, कपास। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, वो नायलॉन है, कपास है, रेशम है, या फिर ऊन है। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, सीधे आपको बताना है नायलॉन है, ठीक है ना। नायलॉन में क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, फाइब्रिन कहेंगे, केराटिन कहेंगे, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे 2 चीजों को लेकर भी बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। खैर हम इसको पढ़ते कहाँ पे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा डाउट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि कौन सा इसमें है जो प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, दूसरा पूछा जाता है कि कौन हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा का काम करता है, बॉडी को रोगों से बचाने का काम करता है। तो कई बार आप एल्ब्यूमिन लगाएंगे, कई बार आप ग्लोब्यूलिन लगाएंगे, ठीक है। ऊन का प्रोटीन केराटिन होता है। देखिए, जो एल्ब्यूमिन होता है ये क्या होता है, प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है, पानी की मात्रा को कंट्रोल करेगा एल्ब्यूमिन।
और ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है, खासकर अगर हम प्लाज्मा की बात करें, क्योंकि ये सब प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन की मात्रा कितनी होती है, 4.5% होता है, ठीक है ना। 4.5 ml आप बोल लो, 4.5 ml। जब आप ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं ना, और एक चीज और, एल्ब्यूमिन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, ठीक है ना। और देखिए यहीं पे जब हम ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो ये नमक में घुलनशील होता है, नमक में घुलनशील होता है। और रक्त में इसकी मात्रा 2.5% होती है, ठीक है। ये ग्लोब्यूलिन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो अगर आपको डाउट है क्लियर कर लीजिए, आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ पे एल्ब्यूमिन कितना पाया जाता है, 4.5% पाया जाता है, प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कंट्रोल करेगा, पानी में घुलनशील होगा। ये ग्लोब्यूलिन नमक में घुलनशील होता है, 2.5% पाया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पहला है, यार्न धागे को छोटे तंतुओं रेशों से बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या। ठीक है, बताइए क्या होगा, फिलामेंट, स्टपल, सादे, रोचक, फैंसी, क्या होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे 2 घंटे कंप्लीट भी होने वाले हैं। स्टपल यार्न कहेंगे। अब बताइए 125 में आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, 125 में आपने सही गलत कितना किया। और साथ ही साथ आप फिर से इसको देख लेंगे, 27 और 28 याद रखना है आप सभी को, ठीक है। जिसको भी जुड़ना है आप क्लास से जुड़ सकते हैं। 2 गलत, बहुत बढ़िया नीलिमा जी। 119 बहुत अच्छा, 119 सही है, बहुत बढ़िया जी। 123 बहुत अच्छा, क्या बात है, लगभग सभी का बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही तैयारी करते जाना है। आरती का एक गलत है, बहुत अच्छा जी, काफ़ी अच्छा स्कोर सभी का जा रहा है। बस इसी तरीके से आपको, ठीक है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।